नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दे टीवी के इस ईयर एंडर स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें बात आज इकोनॉमी की। दोस्तों, 2024 का साल भारत के लिए एक अहम मोड़ लेकर आया। जब दुनिया भर में आर्थिक संकट और असमंजस का दौर था, तब भारत ने अपनी ताकत और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। और इस साल की आर्थिक यात्रा ने हमें सिखाया कि हर चुनौती, चाहे वो वैश्विक हो या घरेलू, हमारी सामर्थ्य को और मजबूत करती है। और आज हम उस यात्रा पर एक नजर डालेंगे जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को न केवल संघर्षों से उबारा, बल्कि उसे नई दिशा भी दी। भारतीय शेयर बाजार के लिए 2024 एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ और इस दौरान शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप $5.29 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिससे भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया। फाइनेंशियल फर्म पेंटोमैथ ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स ने इस साल क्रमशः 26,277.35 और 85,978.25 का नया रिकॉर्ड स्तर छुआ। वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, जो अपेक्षाओं से बेहतर थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सरकारी खर्च, निजी निवेश और ग्रामीण विकास में तेजी से ग्रोथ रेट में सुधार की संभावना है। वैसे तो 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था, लेकिन ये खबर जनवरी 2024 में भी खासा चर्चा में रही। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। और बता दें कि यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 साल के लिए सिफारिशें देगा और इसकी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध करानी होगी। और इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है और इस आयोग के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे का फैसला किया जाएगा। इस आयोग को राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए समेकित निधि के संसाधनों को बढ़ाने के लिए कई उपाय करने होंगे। यह आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर भी समीक्षा करेगा। दोस्तों, इस वर्ष ड्रिप प्राइसिंग भी खासी चर्चा में रहा। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें कंपनियां उत्पाद या सेवा की आंशिक कीमत दिखाकर वास्तविक कीमत छुपाती हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों ने इसे लेकर ग्राहकों को सतर्क किया था। मंत्रालय ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर NCH 1915 और व्हाट्सएप नंबर 8800001915 जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मंत्रालय ने उदाहरण देकर बताया था कि कंपनियां विज्ञापनों में आकर्षक कीमतें दिखाती हैं, लेकिन अंतिम बिल में छिपे चार्ज जैसे हैंडलिंग, शिपमेंट और प्लेटफॉर्म फीस जोड़ देती हैं, जिससे उत्पाद की कीमत MRP से भी अधिक हो जाती है। तो मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। साथ ही कंपनियों पर कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। भारत ने इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी ईशान के तहत अपने 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में भारतीय हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन यानी FIR में बांटा गया है, जिनका अलग अलग प्रबंधन होता है। ईशान योजना के तहत इन सभी को नागपुर में केंद्रित एक हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाएगा और इसका उद्देश्य हवाई यातायात नियंत्रण को अधिक कुशल और तेज बनाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस परियोजना के लिए रुचि अभिव्यक्ति यानी EOI आमंत्रित की है। AAI, जो 1 अप्रैल 1995 को स्थापित हुआ था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है और भारत के हवाई अड्डों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालता है। चलते अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI इस साल प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़ गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय योजना है जिसका मकसद अलग अलग देशों की फास्ट पेमेंट सिस्टम, जैसे भारत का UPI है, को आपस में जोड़ना है, ताकि लोग और व्यापारी सीमा पार भी तुरंत और आसानी से पैसे भेज और ले सकें। इस प्रोजेक्ट को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS ने शुरू किया है और इसका फायदा यह होगा कि अलग अलग देशों के पेमेंट सिस्टम एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगे और 60 सेकंड के अंदर पैसे ट्रांसफर हो सकेंगे। इससे भुगतान सस्ता और तेज हो जाएगा। भारत, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस इस योजना के शुरुआती सदस्य हैं। BIS इन देशों को इसे लागू करने में मदद कर रहा है। यह पहल सीमा पार भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब बढ़ते हैं साल का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की ओर। इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरान एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। इनका शोध दिखाता है कि किसी देश की समृद्धि उसकी संस्थाओं पर निर्भर करती है। जहां कानून और संस्थाएं मजबूत होती हैं, वहां विकास होता है, लेकिन खराब संस्थानों और शोषणकारी व्यवस्थाओं वाले देशों में तरक्की रुक जाती है। डेरान और साइमन MIT में काम करते हैं, जबकि जेम्स शिकागो यूनिवर्सिटी में शोध करते हैं। इनका शोध बताता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच एक बड़ा अंतर संस्थाओं की गुणवत्ता की वजह से है।
बता दें कि अर्थशास्त्र का यह पुरस्कार 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू हुआ था। विजेताओं को सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल और लगभग $1 मिलियन मिलते हैं। यह सम्मान 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिया गया। इस साल से 21वीं पशुधन जनगणना की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच ये आयोजित की जाएगी और ये जनगणना देश भर के करीब 30 करोड़ घरों में की जाएगी। इसमें जिन बातों पर ध्यान दिया जाएगा उसमें शामिल है पशुधन पालन, नस्ल प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता में लिंग भूमिकाएं। इसके अलावा इस जनगणना में मवेशी, भैंस, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा और टट्टू जैसे जानवरों की जानकारी एकत्र की जाएगी। साथ ही मुर्गी, बतख, टर्की, गीज, बटेर, शुतुरमुर्ग और इमू जैसे पोल्ट्री पक्षियों को भी गणना की जाएगी। इस जनगणना के जरिए पशुधन से जुड़े सही आंकड़े मिलेंगे, जिससे पशुपालन क्षेत्र में सुधार होगा और पशु स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नीतियां बनाने में भी मदद मिलेगी। पशुधन जनगणना हर 5 साल में आयोजित की जाती है और इससे पहले यह साल 2019 में की गई थी। भारत में स्टार्टअप्स की दुनिया में एक नई प्रवृत्ति उभर रही है, जिसे रिवर्स फ्लिपिंग कहा जा रहा है, जिसका अर्थ है कि वे स्टार्टअप्स जिन्होंने अपनी होल्डिंग कंपनियां पहले विदेश में स्थानांतरित की थी और अब भारत लौटकर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने पर विचार कर रहे हैं। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में रिवर्स फ्लिपिंग को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें प्रमुख सुधारों की सिफारिश की गई है, जैसे कि ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स के कराधान को सरल बनाना, पूंजी प्रवाह प्रबंधन और टैक्स स्ट्रक्चर में लेयर्स को कम करना। इस कदम का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स के लिए निवेश और संचालन को और अधिक आकर्षक बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुधार देश को वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत अब बैंक को अपनी प्रमुख सेवाओं जैसे खातों और वॉलेट्स की पेशकश करने से रोका गया है। हालांकि यह कदम पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द करने जैसा नहीं है, लेकिन इससे कंपनी के संचालन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आरबीआई द्वारा की गई जांच में पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के गैर अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला है। भारत में 2014 में पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई थी, जिनका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं में वंचित और कम आय वाले परिवारों को बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना था। इन बैंकों का मुख्य ध्यान डिजिटल भुगतान और धन प्रेषण पर है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा दिए जाने वाले सेवाओं में सीमित जमा, मोबाइल बैंकिंग और प्रौद्योगिकी आधारित भुगतान शामिल है। और अब बढ़ते हैं भारत की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की ओर। भारत में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी गई है और इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्रसंस्करण इकाइयों जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। और इसके तहत मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किसानों के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी और इसका उद्देश्य खाद्यान्न की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना, बर्बादी को कम करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना है। इसके अलावा यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और सहकारी समितियों से जुड़े लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और अब समझते हैं भारत EFTA व्यापार समझौता। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA ने व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते यानी TEPA पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत भारत ने डेटा स्पेसिफिकेशन खंड को स्वीकार नहीं किया है, जिससे भारतीय दवा कंपनियों को जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। EFTA के साथ भारत ने कृषि उत्पादों और सोने के आयात को समझौते से बाहर रखा है। समझौते में 92.2% EFTA टैरिफ लाइनों पर भारत को शुल्क रियायतें दी गई है, जबकि भारत 95.3% EFTA निर्यात पर रियायतें प्रदान करेगा। TEPA भारत को यूरोपीय संघ के बाजारों में एकत्रित होने का अवसर भी प्रदान करता है। भारत और EFTA के बीच द्विपक्षीय व्यापार $18.65 बिलियन तक पहुंच चुका है और यह समझौता भारतीय कंपनियों के लिए नए व्यापारिक अवसर खोलने में सहायक होगा। और अब बात उत्तराधिकार कर की। कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा ने उत्तराधिकार कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से लागू करने पर चर्चा की है। इसे आय असमानता को दूर करने और धन के पुनर्वितरण का एक प्रभावी माध्यम माना जा रहा है। इनहेरिटेंस टैक्स वह टैक्स है जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति या परिसंपत्तियों को प्राप्त करने पर चुकाया जाता है। हालांकि भारत में इसे 1985 में खत्म कर दिया गया था। कारण थे प्रक्रियात्मक जटिलताएं, कर चोरी और प्रशासनिक खर्चे। दुनिया के कई देशों में यह कर अभी भी लागू है। फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों में उत्तराधिकार कर की दरें 50% तक जाती हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसे दोबारा लागू किया गया तो इसे साधारण और न्यायसंगत तरीके से लागू करना होगा ताकि यह लोगों को कर चोरी के लिए प्रेरित न करे।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी, जिसे ई रूपी कहा जाता है, में नवीनतम सुविधाओं पर जोर दिया है। उन्होंने उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बढ़ाने के लिए स्थायी लेनदेन हटाने और ऑफलाइन लेनदेन की संभावनाओं पर चर्चा की है। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा है जो फिएट मुद्रा के समान है और इसे ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित वॉलेट के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य नकदी प्रबंधन लागत को कम करना, वित्तीय समावेशन बढ़ाना और सीमा पार लेनदेन को तेज और सुरक्षित बनाना है। हालांकि साइबर सुरक्षा, उपयोगकर्ता गोपनीयता और यूपीआई जैसी लोकप्रिय प्रणालियों से प्रतिस्पर्धा इसके सामने चुनौतियां बनी हुई हैं। आरबीआई ने आशा जताई है कि आने वाले समय में सीबीडीसी का उपयोग बढ़ेगा और यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। तो अगर संक्षेप में पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो भारत की अर्थव्यवस्था को रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में इजराइल, हिजबुल्लाह, ईरान संघर्ष की चुनौतियां झेलनी पड़ी, जिससे ऊर्जा आयात प्रभावित हुआ और इसके साथ ही अल नीनो के कारण असामान्य मानसून ने फसल चक्र को बिगाड़ा, जिससे खाद्य वस्तुओं की कीमत बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी। और इस साल दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.4% तक गिर गई, जो 2 साल में सबसे कम थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ऊंची ब्याज दरें बनाए रखी, जिसे मांग में गिरावट और आर्थिक मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने 6.5% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर के साथ वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई है। सरकार ने 10.89 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया, जो जीडीपी का 3.3% है। यह निवेश सड़क, रेलवे, शहरी विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में किया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा और रोजगार सृजन हुआ। हालांकि महंगाई पर नियंत्रण और आरबीआई की नीतियों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चिंता जताई थी। उन्होंने ब्याज दरों को कम करने और खाद्य महंगाई को सीपीआई डेटा से अलग करने की वकालत की। कुल मिलाकर चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया और 2025 में भी सकारात्मक विकास दर बनाए रखने की उम्मीद है। तो इस एपिसोड में इतना ही। जाते जाते आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।